अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूकैरियोटिक फैटी एसिड सिंथेसिस देखी थी, जिसमें हमने देखा था यूकैरियोटिक फैटी एसिड सिंथेसिस की 7 कैटालिटिक डोमेन्स होती हैं और एक एसबी डोमेन होती है, और रिएक्शंस भी हमने देखे थे। आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह फैटी एसिड की कैटाबॉलिज्म होती है, डिग्रेडेशन होती है। तो बीटा ऑक्सीडेशन मेजर कैटाबॉलिक पाथवे है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और क्लासिफिकेशन वाइज देखें तो फैटी एसिड की 3 क्लासिफिकेशन है: लॉन्ग चेन फैटी एसिड, मीडियम चेन फैटी एसिड, शॉर्ट चेन फैटी एसिड। सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड किस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, देन हम उनकी डिग्रेडेशन देखेंगे बीटा ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस के थ्रू। सबसे पहले इनकी ट्रांसपोर्ट के देखें तो ये कार्निटीन शटल के थ्रू होती है। तो जो पहला स्टेप होता है, पहले तो ये आपको समझा देता हूँ ये स्ट्रक्चर किस तरह कि हमारे पास ये साइटोसोल है इस साइड पे, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। ओके, तो हमारे पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर एक एंजाइम होता है साइल कोएंजाइम सिंथेटेस, जो कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड की एक्टिवेशन करवाता है। पहला स्टेप क्या है? एक्टिवेशन मींस कोएंजाइम के साथ कॉन्जुगेट करवा के क्या बनाना, लॉन्ग चेन फैटी एसिड कोएंजाइम ए। देन ये हमारे पास इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस में इंटर हुआ। जो नेक्स्ट एंजाइम होता है CPT1 या जिससे कैट 1 भी बोलते हैं, वो हमारे पास साइल जो कोएंजाइम ग्रुप होता है उसको कार्निटीन के साथ रिप्लेस कर देता है, और साइल कोएंजाइम की बजाय क्या बना देता है, साइल कार्निटीन। ओके, तो हमारे पास साइल कार्निटीन बन गया और कोएंजाइम हमारे पास रिमूव हो गया। अब ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि कोएंजाइम में पोर्शन जो है ना, उसकी वजह से ये जो लॉन्ग चेन फैटी साइल ग्रुप होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेम्ब्रेन हमारे पास कोएंजाइम में पोर्शन को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देती। तो इसलिए हमने इसको कार्निटीन के साथ रिप्लेस कर दिया। इसी वजह से तो इस साइकिल को कार्निटीन शटल बोलते हैं। तो ये असाइल कार्निटीन हमारे पास ट्रांसलोकेस प्रोटीन की मदद से मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हुआ। देन हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का जो एंजाइम होता है, यहाँ पे वो मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पे एंजाइम आना था CPT2, सॉरी यहाँ पे कौन सा एंजाइम आना था, CPT2। तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है CPT2 जो कि हमारे पास कार्निटीन को फिर से रिप्लेस कर देता है किसके साथ, कोएंजाइम ए के साथ, और कार्निटीन हमारे पास यहाँ से रिमूव हो गया। फिर से ये क्या बन गया, लॉन्ग चेन फैटी एसिड कोएंजाइम में, और ये आगे बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में डिग्रेड हो जाएगा। अब बात आती है ट्रांसलोकेस प्रोटीन की। तो ये जो ट्रांसलोकेस प्रोटीन होता है ये हमारे पास एक एंटीपोटर होता है। अब ये हमारे पास कौन से मेम्ब्रेन पे था, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इस तरफ इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस, इस तरफ मैट्रिक्स है। ये बात मैं इधर आपको समझाता हूँ, एक तरफ इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस, एक तरफ मैट्रिक्स है, एक तरफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, ट्रांसलोकेस प्रोटीन, जो इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस से साइल कार्निटीन को इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस उठा के मैट्रिक्स में लाता है, और जो मैट्रिक्स से हमारे पास मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस में ये लाता है कार्निटीन को, जो हमारे पास फ्री हो गया। ओके, तो यहाँ पे वो डायरेक्ट ऐसे शो करना पॉसिबल नहीं था, इजी नहीं था। यहाँ पे मैंने आपको अलग से बता दिया कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर एक ट्रांसलोकेस प्रोटीन है जो कि साइल कार्निटीन को इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस से मैट्रिक्स में लाता है, और मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस में वापस कार्निटीन को लाता है। ओके, देन हमारे पास हम बात कर लेते हैं, ये तो था हमारे पास कार्निटीन शटल। आगे हम बात कर लेते हैं कार्निटीन शटल के इनहिबिटर की। तो सबसे पहला है मेलोनाइल कोएंजाइम। अब ये किस तरह हमने पढ़ा था कि जो फैटी एसिड सिंथेसिस का रेट लिमिटिंग स्टेप होता है वो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज होता है, जो एसिटाइल कोएंजाइम को मेलोनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है। मेलोनाइल कोएंजाइम अगर ज़्यादा बन रहा है मीन्स के इस स्टेप की क्या कहते हैं रेट ज़्यादा, तो ये इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा। अगर मेलोनाइल कोएंजाइम ज़्यादा बन रहा है तो ओवरऑल फैटी एसिड की सिंथेसिस भी ज़्यादा हो रही है। तो हमारे पास मेलोनाइल कोएंजाइम ज़्यादा बन रहा है तो वो क्या करेगा कि जी इस CPT1 वाले एंजाइम को, जो कि हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड कोएंजाइम को असाइल कार्निटीन में कन्वर्ट कर रहा था, ये उसको इनहिबिट कर देता है। ये ऐसा क्यों करता है कि जी अभी जो हमारे पास फैटी एसिड की सिंथेसिस हो रही है, तो जैसे फैटी एसिड की सिंथेसिस हो रही है, अब फ़ौरन से अगर हम उसको डिग्रेडेशन की तरफ डाल देंगे, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में अगर इंसर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर तो ये डिग्रेड हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि अभी अभी फैटी एसिड की सिंथेसिस की है और उसको अभी से अभी डिग्रेड कर दें, ये तो हम नहीं चाहते। इसलिए तो बॉडी क्या करती है, मेलोनाइल कोएंजाइम की जो है ना के थ्रू हमारे पास CPT को डिग्रेड कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास आगे साइल कार्निटीन नहीं बनेगा, तो आगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, मींस कि हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू ये डिग्रेड नहीं होगा। आगे एसिटाइल कोएंजाइम की बात कर लें तो हमारे पास जो बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं हमारे पास, उसमें एसिटाइल कोएंजाइम में हमारे पास अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है। ओके, अब एसिटाइल कोएंजाइम की प्रोडक्शन ज़्यादा मींस की प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है। अगर एसिटाइल कोएंजाइम में ज़्यादा बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि फैटी एसिड की डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रही है। तो फैटी एसिड की डिग्रेडेशन ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम की प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो अब हम नहीं चाहते कि जो है ना फर्दर फैटी एसिड की क्या हो, डिग्रेडेशन हो। तो हम क्या करते हैं कि जी एसिटाइल कोएंजाइम का जो लेवल बढ़ता है उसकी वजह से एसिटाइल कोएंजाइम में रेशियो कोएंजाइम में ये वाली जो रेशियो है हमारे पास, ये रेशियो इंक्रीज हो जाती है। अब ये इनहिबिट कर देती है इस बीटा ऑक्सीडेशन के लास्ट वाले एंजाइम को, थायोलेज को। जब ये थायोलेज इनहिबिट हो जाएगा तो आगे हमारे पास फर्दर इस ऑक्सीडेशन नहीं होगी, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है किसका, बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का। जब ये नहीं होगा तो आगे डिग्रेडेशन नहीं होगी। तो दो हमारे पास इनहिबिटर थे, एक मेलोनाइल कोएंजाइम में था, एक हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम में और कोएंजाइम की रेशियो। अब ये मेलोनाइल कोएंजाइम इसलिए कि जो न्यूली फैटी एसिड की सिंथेसिस हो रही है वो ये ना हो कि वो फ़ौरन से डिग्रेडेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट हो जाए, इसलिए वो CPT1 को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है।
और एसिटाइल कोएंजाइम में क्या जो प्रोडक्शन है वो डिग्रेडेशन की वजह से बढ़ जाता है। अब वो नहीं चाहता कि फर्दर डिग्रेडेशन हो, तो इसलिए वो बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का जो लास्ट स्टेप होता है उसको इनहिबिट कर देता है। इसकी वजह से फर्दर डिग्रेडेशन नहीं होगी। जब फर्दर डिग्रेडेशन नहीं होगी तो बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन या जैसे कह रहे हैं फैटी एसिड की डिग्रेडेशन वो रुक जाएगी। आगे हम बात कर लेते हैं कार्निटीन